मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप बीती का पार्ट 2। मैंने मित्र की बात पर कोई जवाब न दिया और उमापति जी को लेकर अपने घर आ गया। मैंने उनके लिए बाजार से खाना मंगवाया। इस दौरान उन्होंने कई सारी कविताएं मुझे सुनाई। कविताएं सुनाते वक्त उनकी आवाज़ बहुत मनोहर और मीठी लग रही थी। हालांकि कविताएं तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने उनकी कविताओं की तारीफ के पुल बांध दिए। मैं खुशी के मारे उनकी कविताओं की वाहवाही करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझसे बढ़कर कोई काव्य प्रेमी नहीं है। शाम के वक्त हम दोनों रामलीला खेलने गए। वहाँ से लौट कर आने के बाद मैंने उन्हें खाना खिलाया। उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वह इस वक्त कानपुर जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेने के लिए। उनका मकान कानपुर में है। उन्होंने उस वक्त अपने विचार को साझा करते हुए बताया कि उनकी इच्छा मासिक पत्रिका निकालने की है। उन्होंने बताया कि प्रकाशक कविताओं के लिए 1,000 रुपये देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वे कविताओं को पत्रिका में क्रमशः निकालें, फिर अपने ही पैसों से पुस्तकाकार प्रिंट करवाएं। उमापति ने यह भी बताया कि उनकी जमींदारी कानपुर शहर में है, लेकिन वो साहित्यिक जिंदगी बिताना चाहते हैं। उन्हें जमींदारी से नफरत है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी लड़कियों के एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं। यह सारी बातें देर रात तक चलती रही। अधिकांश बातें उस दिन की याद नहीं हैं। हाँ, बस यह याद है कि हमने अपने भावी ज़िंदगी का एक प्रोग्राम बना लिया था। उस वक्त मैं अपनी किस्मत को सराह रहा था कि घर बैठे बैठाए मुझे भगवान ने एक सच्चा दोस्त भेज दिया। हम लोगों को बात करते करते लगभग आधी रात यूं ही बीत गई थी। उन्हें अगले दिन सुबह 8 बजे निकलना था। जब मैं सोकर उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने देखा कि उमापति जी जाने के लिए तैयार थे। बोले, इजाज़त दीजिए, लौटते वक्त इधर से ही आऊँगा। इस वक्त आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ, माफ़ करिएगा। जब कल मैं चला था तो उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। चलने की चिंता में पूरी रात जागना पड़ गया। गाड़ी में बैठते ही झपकियाँ आने लगी तो मैंने कोट उतार दिया और फिर लेटा तो फौरन सो गया। मुगल सराय में आँख खुली तो देखा कि कोट गायब था। कोट को मैंने चोरों की तरफ ढूंढा। पता ही नहीं चला कि मेरा कोट किसी ने चोरी कर लिया है। मेरे कोट ने उस वक्त 50 रुपये रखे थे, वो भी साथ में चले गए। पत्नी के मैके उसे लेने जाना है और जाते वक्त मुझे कपड़े ले जाने हैं। आप मुझे 50 रुपये उधार दे दीजिए। ससुराल में हर वक्त थोड़े बहुत पैसे खर्च होना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर पैसे ना खर्च करो तो हंसी होगी। मैं जब वापसी में इधर से लौटूंगा तो आपको पैसे देता हुआ जाऊंगा। मैं उनकी बात सुनकर बड़ी दुविधा में था। मुझे पहले भी एक बार धोखा मिला था। फौरन मन में एक ख्याल आया कि कहीं इस बार भी धोखा न खा जाऊं। फिर तुरंत ही मुझे अपने इस ख्याल पर शर्म आने लगी। मैंने सोचा, इस संसार में हर आदमी एक जैसा नहीं होता। ये बेचारे कितने सज्जन आदमी हैं, इस वक्त मुसीबत में हैं। इस सोचते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो। पति ने पूछा, क्या करोगे? मैंने कहा, कल जो मेरे मित्र आए हैं, किसी ने उनके रुपए सफ़र के दौरान चुरा लिए हैं। उन्हें ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना है। लौटते वक्त वो पैसे देते हुए जाएंगे। मेरी बातों को सुनकर पत्नी ने मजाक करते हुए कहा कि तुम्हारे जितने भी दोस्त आते हैं सब तुम्हें धोखा देने के लिए आते हैं। मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। फिर मैंने थोड़ा अपनी पत्नी को मनाते हुए कहा कि अगर पैसे हैं तो दे दो ना, बेचारे तैयार होकर खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी। पत्नी ने कहा, बोल दो जाकर कि इस वक्त घर में कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा, यह कहना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं दरिद्र होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी नहीं हूँ। क्या मेरे पास 50 रुपये का भी इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति जी को इस पर कभी भी यकीन नहीं होगा कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। इससे तो यह सही है कि उनसे मैं सीधे सीधे कह दूं कि हमें आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरी बातें सुनकर पत्नी ने झुँझलाकर बक्से की चाबी मेरे सामने फेंकते हुए कहा कि तुम जितनी आसानी से बहस कर लेते हो, अगर उतनी आसानी से आदमी परखना जानते तो अभी तक इंसान बन गए होते। जाओ और दे दो ये रुपए।
इन रुपयों को उधार समझकर मत दो। ये समझना कि इन रुपयों को पानी में फेंक दिया। मुझे तो बस आम से मतलब था, ना कि पेड़ की गिनती से। मैंने रुपए निकालकर उमापति जी को उसी वक्त दे दिए। उमापति जी ने पैसा लौटाने का वादा किया और चले गए। उमापति 7वें दिन फिर शाम को घर वापस आए। उनके साथ इस बार उनकी पत्नी व बेटी थी। दही चीनी खिलाकर मेरी पत्नी ने उन लोगों का स्वागत व आदर सत्कार किया, यहाँ तक कि 20 रुपये मुँह दिखाई की दिए। इसके बाद कि उनकी बेटी को भी मेरी पत्नी ने मिठाई खाने के लिए 2 रुपये दिए। मुझे लगा कि उमापति जी आने के बाद ही मेरे रुपये लौटा देंगे, लेकिन उन्हें रात में रुपयों का कोई जिक्र तक नहीं किया। सोते वक्त मैंने पत्नी से कहा कि रुपये का तो उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा कि क्या आपको सच में उम्मीद थी कि वो आते ही फौरन तुम्हारे रुपए लौटा देंगे? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि रुपए मिलने की उम्मीद से उन्हें पैसा मत देना, या समझो कि ये पैसे किसी दोस्त की मदद के लिए दिए थे। लेकिन तुम तो विचित्र हो। पत्नी की बातें सुनकर मैं लज्जित होकर चुप रह गया। उमापति अपने परिवार वालों के साथ 2 दिन तक मेरे घर में रुके। मेरी पत्नी ने इस दौरान उन लोगों का खूब आदर सत्कार किया। मुझे फिर भी संतोष नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। तीसरे दिन वो सुबह जल्दी अपने घर जाने को तैयार हो गए। मुझे अब उम्मीद थी कि वो मेरे पैसे लौटा देंगे। ऐसा नहीं हुआ। वो अब एक नई राम कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बिस्तर बांधते हुए कहा कि मुझे बड़ा ही दुख है कि इस बार मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। दरअसल बात यह है कि घर में पिताजी से मुलाकात नहीं हो पाई। वे किसी काम से गांव गए हुए थे। मेरे पास इतनी छुट्टियां नहीं थी कि उनसे मिलने मैं गांव तक जाता। गांव जाने के लिए रेल का वहां कोई भी जरिया नहीं है। वहां पहुंचने के लिए बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए सिर्फ एक दिन मैं घर में रहा और फिर अपने ससुराल को निकल गया। मेरे सारे रुपए ससुराल में ही खर्च हो गए। अब तो मेरे पास ट्रेन के टिकट तक का पैसा नहीं है। कृपया आप 25 रुपये मुझे दे दीजिए। मैं वहां पहुंचते ही आपके रुपए भेज दूंगा। मन तो किया कि फ़ौरन जवाब दे दूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाया। मैंने पत्नी से पैसे मांगकर उमापति के हाथ पर रख दिए। इसके बाद वो चले गए। 1 हफ्ते के बाद फिर उमापति जी ने पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, वापस आकर रुपए भेजेंगे। 15 दिनों के बाद मैंने एक पत्र लिखकर उनका हाल चाल पूछा, लेकिन मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं आया। मैंने 15 दिनों के बाद फिर से पत्र लिखा और इस बार मैंने रुपयों के बारे में पूछा। इसका भी कोई जवाब नहीं आया। 1 महीने बाद मैंने फिर पत्र लिखा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब ना आया। मैं समझ गया था कि पत्नी ने जो भी कहा था वो सच था। मैं निराश और चुप होकर बैठ गया। हालांकि मैंने अपने इस पत्र के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। उमापति के इस व्यवहार पर मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर इसी महीने मेरे यंत्रालय में बिहार प्रांत से एक कंपोजिटर आया था। 15 रुपये मासिक पर मैंने उसे काम पर रख लिया था। वो पहले किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करता था। इसी काम के सहयोग में मिल पाने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ चुका था। उसके घर वालों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। मजबूर होकर उसे यह नौकरी करनी पड़ी। उसकी उम्र वही कोई 17 से 18 साल रही होगी। उसकी गंभीर स्वभाव था और उसके बातचीत करने का तरीका भी अच्छा था। यहाँ आने की तीसरे ही दिन उसे बुखार आ गया। कुछ दिनों के बाद भी जब बुखार नहीं गया तो उसे उसके घर की याद सताने लगी। उसने मुझसे कहा कि वह बीमार है, उसे कुछ रुपए मिल जाएं तो वह घर चला जाएगा। फिर वह वहां पहुंचकर पैसों का इंतज़ाम करके मुझे भेज देगा। वह सच में बहुत बीमार था, लेकिन मैं पहले से ही पैसों के मामले में धोखा खाकर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मेरी बातें सुनकर वो रोने लगा और मुझसे मदद की विनती करने लगा, लेकिन धोखे की चोट खाए बैठा मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज कर गया। दुविधा भरी स्थिति में उसने फिर आकाश को देखा और वहाँ से चला गया। मुझे अंदर ही अंदर बुरा लगा, लेकिन जो मैंने निर्णय लिया था मैं उसी पर अड़ा रहा। मैंने मन ही मन इस बात पर विचार करके संतोष कर लिया कि मैं कहाँ का ऐसा धनी हूँ जो पैसे बहाता रहूँ। वो लड़का मेरे पास से आंखों में आंसू लेकर गया था। तब कार्यालय के एक क्लर्क जिसका नाम पंडित पृथ्वीनाथ था, उन्होंने उसकी मदद कर दी।
उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनकर उसे 15 रुपए दे दिए थे। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मानो मेरे मन से कोई बोझ उतर गया हो। चलो अब वो बेचारा अच्छे से घर तो पहुंच ही जाएगा, यह सोचकर ही मुझे मुक्त ही संतोष मिल गया। लेकिन कुछ अपने किए पर भी मुझे शर्म आ गई। मैं बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, लेकिन आज अपनी ही जुबान से मुकर गया। 5वें दिन पैसे आ गए। मेरी आंखें खोल देने वाली यह यातना मुझे शायद ही कभी मिली थी। खैर, इस बारे में मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था, वरना मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाता। पूर्व कथित वृत्तांत को लिखकर मैंने पत्रिका में भिजवा दिया। मेरा मकसद बस इतना था कि मैं लोगों को धोखेबाजी के इस कुपरिणाम का संदेश दूं। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इसका मुझे कोई सीधा फल मिलेगा। फिर चौथे दिन 50 रुपये का मनी ऑर्डर मेरे पास पहुंचा। मैं उसे देखकर इतना खुश हुआ कि मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मनी ऑर्डर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि वही महोदय थे, उमापति। भेजे गए कूपन पर सिर्फ क्षमा शब्द लिखा था। मैंने वो पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिए और वो कूपन दिखाया। पत्नी ने बड़े ही अनमने तरीके से मुझसे कहा कि इसे ले जाकर अपनी अलमारी में रख लो। तुम ऐसे लोभी किस्म के इंसान हो, मुझे नहीं मालूम था। कुछ पैसों के लिए इस तरह किसी के पीछे पड़ जाना अच्छी बात नहीं है। जब पढ़ा लिखा और विनयशील इंसान अपने वादे को पूरा न करे तो समझना चाहिए कि वो मजबूर है। विवश हुए इंसान को इस तरह बेइज्जत करना सही नहीं है। मैं इस पैसे को तब तक नहीं रखूंगी जब तक कि उमापति जी का कोई संदेश या पत्र नहीं आ जाता जिसमें उनके रुपए भेजने की देरी का कारण लिखा हो। हालांकि उस वक्त मैं ऐसी महान बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। डूबे हुए रुपए मिल गए, मैं उसी खुशी से फूले नहीं समा रहा था। कहानी से सीख। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को किसी के लिए भी तुरंत राय नहीं बना लेनी चाहिए। धन्यवाद।